हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर स्टडी पॉइंट पे। तो हमारी इस सीरीज़ का आज 7th पार्ट डिस्कस करेंगे और अभी तक हमने 1 to 6 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हम टोटल 85 क्वेश्चन देख चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक 85 क्वेश्चन नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसको जाकर भी एक बार देख लीजिए। और एक बात ज़रूर बता दूं कि जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं या करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके DSSB, KVS, NVS, PGT कवर्स में पूछे जा चुके हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से PGT कवर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए हैं और क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चन पूछने का। कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Let's see the first question for today. Who among the following propounded 14 basic principles of management? तो इसका आंसर बहुत इजी सा है, तो सभी ने बता भी दिया होगा। इसका आंसर है ए, हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल इज़ अ पर्सन हु गेव द 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आपको ये भी याद रखना है कि 14 बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी प्रिंसिपल आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसकी मीनिंग बताओ, या इसकी मीनिंग देंगे तो उसका प्रिंसिपल पूछेंगे, या तो वो बताया जाएगा कि किस पर्सन ने ये प्रिंसिपल्स दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल कौन है भाई। अब ये है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो एक बात ध्यान रखना, ही इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और एक किस काम के लिए जाने जाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते हैं। तो इनसे दो बातें निकल के आती है और दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके। और अगर बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। अगर कहेंगे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो अल्फ्रेड मार्शल। और अगर सिंपल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाए तो एडम स्मिथ। और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए कौन जाने जाते हैं, अल्फ्रेड मार्शल। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। अच्छा, और देखते हैं हेनरी फ्योल के बारे में। अब ये कौन थे भाई, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ही इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और इन्होंने क्या दी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो इन्होंने ध्यान रखना एक थ्योरी दी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, क्योंकि इनका जो काम था वो टॉप लेवल पे था, तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट संभाला था। ठीक है, और आगे जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की एक बुक इन्होंने लिखी थी जो 1916 में आई थी। तो इन्होंने इसी बुक में अपनी 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं डेविड रिकार्डो कौन है भाई। ही इज़ ए क्लासिकल इकोनॉमिक्स। पहली बात ये ध्यान रखना, किस लिए जाने जाते हैं, थ्योरी ऑन वेजेस एंड प्रॉफिट के लिए जाने जाते हैं, लेबर थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए जाने जाते हैं, थ्योरी ऑफ रेंट। तो 3 काम के लिए जाने जाते हैं, थ्योरी ऑन वेजेस एंड प्रॉफिट, लेबर थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ रेंट। और मेन अचीवमेंट जो इनका था वो था कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो इसका जो मेन अचीवमेंट था डेविड रिकार्डो का वो कौन सा था, कंपैरेटिव एडवांटेज। और ये किस में दिया था इन्होंने, ये कंपैरेटिव एडवांटेज को डिक्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो ये तो थ्योरी पूछ सकते हैं, कौन कौन सी थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी थी, और इनका मेन अचीवमेंट कंपैरेटिव एडवांटेज पे क्वेश्चन बन सकता है, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी ये भी बना, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं आपके। FW टेलर के बारे में जानते हैं। इनका जो वर्क था किस पे था भाई, इम्प्रूव द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इनका मेन जो काम था इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने को लेकर था, स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, क्योंकि जो इन्होंने काम किया था वो लोअर लेवल पे काम किया था। ठीक है, और जो हेनरी फ्योल है वो टॉप लेवल पे काम कर रहे थे। तो इनका जो मेन काम था वो लेबर की प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्रीज करने को था। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, फादर ऑफ साइंस। अच्छा, ये थे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, और कब दिए थे इन्होंने, 1911 में। तो वो प्रिंसिपल कौन से थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स से पहले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट फॉर ईच पर्सन। तो ये 4 प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे। और 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए थे। और FW टेलर एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं, तो उन्होंने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में आएगा तो हेनरी फ्योल, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आएगा तो FW टेलर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। फाइंड
द odd वन आउट विद द रिगार्ड टू परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टेक्निक। अब इसमें से एक ऐसा odd आउट निकालना है जो इवेल्युएशन टेक्निक नहीं है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टेक्निक नहीं है। क्या देखते हैं भाई, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, 360 डिग्री इवेल्युएशन। तो एक बात देखो, ए, सी और डी तीनों के तीनों हमारी परफॉर्मेंस इवेल्यूशन टेक्निक है। और जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग है, ये एक रिपोर्टिंग है, रिकॉर्डिंग टाइप का है, जिसको हम सीक्रेटली करते हैं, मतलब कॉन्फिडेंशियल तरीके से करते हैं। तो ये परफॉर्मेंस इवेल्यूशन टेक्निक नहीं है, ठीक। तो हमारी परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन टेक्निक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल है और 360 डिग्री इवेल्यूएशन है। अच्छा, आप समझते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट एम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट आर एग्रीड टू और बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। अब देखो, तो ये एक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका मेन काम है परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरीके से, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके। और इस ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को एग्री करवाना होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं जिस पे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों एग्री करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली इज़ ए मॉडल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है ये, ठीक है। और आगे इसका एम्फेसाइजेस किस पे होता है, सेटिंग ऑफ द गोल्स टू अटेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मेन काम इसका आता है गोल सेट करना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। और ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है किन्होंने दिया था, पीटर ड्रकर ने, ठीक है, इन 1954। कौन सी बुक में, द बुक प्रैक्टिस मैनेजमेंट, द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। तो ध्यान रखना इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हु गेव, पीटर ड्रकर। और बुक कौन सी लिखी थी इन्होंने, द बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन काम क्या है, एक मैनेजमेंट मॉडल है जो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस, गोल डिफाइन करके, ठीक है। अच्छा, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल क्या है। अब देखना यहाँ पे, ये एक तरीके से ना ह्यूमन की रेटिंग करता है, जो एम्प्लॉयज़ है, ट्रेनीज़ है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक बिहेवियरल पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको रेट करने का काम करता है, उनको रेटिंग्स देता है, ठीक है। और ये रेटिंग किस बेसिस पे देता है, उनके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करता है ह्यूमन या एम्प्लॉय या फिर ट्रेनी की, और उनके बेसिस पे उनको रेट करने का काम करता है, ठीक है। 360 डिग्री इवैल्यूएशन क्या है, देखो 360 डिग्री इवैल्यूएशन क्या है, एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन है इसके अपर पार्ट से भी लिया जाएगा, साइड वाले जो इसके कलीग्स हैं इनसे भी लिया जाएगा, और इसके नीचे वाले जो पर्सन है इनसे भी लिया जाएगा। तो मतलब जो एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, चारों तरफ से इसकी फीडबैक ली जा रही है किस तरीके से एक पर्सन काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉन एज मल्टी रेटर फीडबैक, मल्टी रेटर फीडबैक हो गया, मल्टी सोर्स फीडबैक और मल्टी सोर्स असेसमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच फीडबैक फ्रॉम एन एम्प्लॉयज़, सबऑर्डिनेट, कलीग, सुपरवाइजर। तो हम यहाँ करते हैं फीडबैक लेते हैं सभी से, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से एम्प्लॉय के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और फीडबैक लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ 2 और मोर यूनिट्स जनरेटिंग ग्रेटर वैल्यू बाय वर्किंग टुगेदर देन दे विल बी वर्किंग इंडिविजुअली इज टिपिकली कॉल्ड एज। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो फर्म अलग अलग काम कर रही थी तो उनकी जो वैल्यू थी कम थी, लेकिन जैसे ही वो एक हो गई तो उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिनर्जी, ठीक है। जब आपस में मिलकर काम करती हैं एक साथ तो उनकी जो कैपेसिटी है, पावर है, बढ़ जाती है, और इस प्रोसेस को पूरा कहते हैं सिनर्जी, ठीक। और ये कैसे होता है, ये अमलगमेशन या जॉइंट वेंचर्स कह सकते हैं जिसकी वजह से सिनर्जी क्रिएट होती है। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसने दिया था, F.W. टेलर। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। और दूसरा, इसकी मीनिंग क्या है, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ बिजनेस एंड ओनली ब्रिंगिंग द इशू ऑफ अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट इफ द रिजल्ट रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द बजटेड और एक्सपेक्टेड अमाउंट। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि मैनेजमेंट उन इश्यूज़ पे ज़्यादा टेंशन देगा जो बहुत ज़्यादा या ग्रेटली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस को, ठीक है। वो हम रूटीन मतलब जो काम चल रहा उसमें ट्रीट नहीं करेंगे, उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा एज ए एक्सेप्शन मान के, ठीक।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज अ स्टाइल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट टिपिकली टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के मीनिंग पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात है। टारगेट शुड बी अचीव विद इन डिफाइंड टाइम लिमिट, नहीं है इसका। मैनेजमेंट शुड बी इन्वॉल्व इन डे टू डे, नहीं है भी, डे टू डे में इन्वॉल्व नहीं रहेगा क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस में इन्वॉल्व रहेगा। मैनेजमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ में रूटीन, ये भी नहीं है, रूटीन में नहीं करेगा। एंड रादर द कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी, तो ये तो हो सकता है लेकिन ये यहाँ पे फिर भी मीनिंग नहीं बनेगा। एक्सेप्शनल केसेस मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में एक्सेप्शनल केसेस नहीं किया जाएगा और इसको ट्रीट करेंगे स्पेशल केसेस, तो इसका आंसर है डी। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सेप्शनल केसेस है उसको स्पेशल केस मान के हम अलग से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। अब ये न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, ऐड में भी बहुत बार दे रखा होगा, IRDA, इसका आंसर है IRDA, ठीक है। फुल फॉर्म क्या आएगी इसकी, देखते हैं क्या करके। AMFI क्या है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ये 1995 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप द म्यूचुअल फंड मार्केट इन इंडिया बाय इम्प्रूविंग एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ठीक। और इसके करंट CEO कौन है, CVR राजेंद्रन, ठीक। दूसरा सेबी की मीनिंग यहाँ पे फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 12 अप्रैल 1992 विद अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी पावर विद द पासिंग सेबी एक्ट। तो ये ध्यान रखना है, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है सेबी, ठीक है, क्योंकि अलग से एक्ट बना था इसका जब जाके सेबी आया था, ठीक। और इसका पर्पज़ क्या है, मॉनिटर एंड रेगुलेट द इंडियन कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट बाय इंश्योरिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक। और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और अभी चेयरमैन जो इसके हैं अजय त्यागी। RBI आप सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, ठीक। और ये इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। अभी इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। इसका स्टैब्लिशमेंट 1999 और हेडक्वार्टर जो स्टार्टिंग में बनाता है हैदराबाद। इसका पर्पस क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये भी एक, टास्क विद रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग इंश्योरेंस, तो इसका काम है रेगुलेट और प्रमोट करना इंश्योरेंस को और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इन इंडिया में, ठीक है। और अभी इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्र कुंतिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप कॉल्ड वेयर बाय द लीडर एज्यूम ऑल पावर एंड लव टू डिक्टेट द फॉलोअर्स एज वेल एज ऑल द डिसीजन आर सेंट्रलाइज्ड। तो मतलब सारी पावर अपने पास रखेगा, वो सिर्फ डिक्टेट करेगा तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो इस टाइप की लीडरशिप को कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। और पेरेंटलिस्टिक लीडरशिप में क्या होता है, सभी एम्प्लॉई या जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं बिजनेस में, मैनेजमेंट में, सबको एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और इसको कहते हैं पेरेंटलिस्टिक लीडरशिप। और फ्री रेंज लीडरशिप का मतलब होता है सबको पावर दे दी जाती है, सबके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है, अथॉरिटी होती है, हर कोई अपने तरीके से काम कर सकता है। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या होता है, ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है जिसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं काम करने को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डेवलप द मैनेजमेंट ग्रिड एज अ टूल ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब मैनेजमेंट ग्रिड किसने डेवलप किया था, तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन, ठीक। चलिए देखते हैं मैनेजमेंट ग्रिड क्या है। इसकी मीनिंग यह है, इट इज़ यूज टू इवेल्युएट द मैनेजमेंट स्टाइल एंड लीडरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट स्टाइल और लीडरशिप किस तरीके का है ये इवेल्युएशन करता है यहाँ पर। और ये कब हुआ था, डेवलप 1964, और इसको किसने डेवलप किया था, रॉबर्ट आर ब्लैक और जेन मॉर्टन ने, ठीक है। तो ये मैंने ग्रिड को बना रखा है यहाँ पर, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, कंसर्न्स फॉर प्रोडक्शन है एक साइड और कंसर्न्स फॉर पीपल है। अब एक बात सुनना, 1-1 क्या शो करता है, यहाँ मिनिमम कंसर्न है पीपल की और मिनिमम कंसर्न है प्रोडक्शन, मतलब कम से कम ध्यान दिया जाता है पीपल पे और कम से कम ध्यान दिया जाता है प्रोडक्शन पे। तो यहाँ पर ख़त्म होने की स्थिति है बिजनेस की, लीडरशिप बिल्कुल बेकार है, जिसको हम कहते हैं इम्पोवरिज्ड, ठीक। और अब दूसरा देखते हैं जरा, क्लब कंट्री क्लब 19 क्या दिखाता है, हाई कंसर्न फॉर पीपल, मतलब हम पीपल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस पे, बट
मिनिमम फोकस टास्क पे, प्रोडक्शन पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो कंट्री क्लब ये शो करता है कि हम सब मिलके काम करेंगे, रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, बट प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक। और मिडल ऑफ द रोड पे क्या दिखाता है, 5:5, मीडियम, मतलब दोनों पे मीडियम लेवल पे हम ध्यान देंगे। हमारा जो कंसर्न रहेगा, कंसर्न लेवल रहेगा, प्रोडक्शन पे जितना रहेगा उतना ही रिलेशनशिप बनाने पे रहेगा, एम्प्लॉय के साथ एक तरीके से मिलके काम करने को रहेगा, ठीक है। और प्रोड्यूस और पेरिश 9:1 में क्या है, या तो बनाओ या तो ख़त्म हो जाओ। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम मिनिमम रिस्पेक्ट करेंगे पीपल की और हाई रिक्वायरमेंट फॉर टास्क। तो हम काम को देखकर ज़्यादा ध्यान देंगे, भाई काम करोगे तो रहो वरना तो जा सकते हो, ठीक है। और आखिरी क्या है, टीम। तो ये एक तरीके से हम टीम में बनकर काम करेंगे। तो टीम जब बन जाती है तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो टास्क पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और रिलेशनशिप पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इमर्जिंग चैलेंज फॉर एन HR मैनेजर इन कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट। अब कौन सा इमर्जिंग चैलेंज नहीं है, मतलब कि HR के लिए कौन सा एक चैलेंज नहीं माना जाएगा। ग्लोबलाइजेशन चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि हर जगह से एम्प्लॉयज़ आएंगे तो हर तरीके के एम्प्लॉयज़ को मतलब एक तरीके से डील करना पड़ेगा एम्प्लॉय के साथ। अगर एक ही जगह से एम्प्लॉय आते हैं तो सबका रहन सहन एक जैसा होता है, डीलिंग अच्छी हो जाती है। और मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कल्चर इश्यूज, और ये भी है वेरियस कल्चर इश्यू ऑफ एम्प्लॉय है। पेरोल मैनेजमेंट, अब देखो पेरोल मैनेजमेंट का मतलब होता है सिंपल, हमें पेरोल बनाना है, मैनेज करना है कि इनको सैलरी किस तरीके से उसको मैनेज करनी है। तो ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है, HR के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि HR ह्यूमन से रिलेटेड है, तो ये ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है। मैचिंग वेरियस एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन करियर पाथ, तो ये तो है, तो ये हमारा आंसर है C, क्योंकि ये ह्यूमन रिलेटेड नहीं है, तो ये HR के लिए कोई चैलेंज का काम नहीं करेगा, ठीक है। 94 क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, पीछे डिस्कस किया था हमने, तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है भाई, यहाँ पर हेनरी फ्योल, ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर है हेनरी फ्योल। आगे देखते हैं 95। हु गेव द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किसने देती है, हेनरी फ्योल ने। ये भी किसने दिया था, हमारा हेनरी फ्योल। पीछे पढ़ाई क्वेश्चन हमने सारे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए प्राइमरी पार्ट ऑफ जनरल फंक्शन एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो प्राइमरी पार्ट कौन सा नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इसमें से, देखो मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल, ये है प्राइमरी पार्ट। डिटरमाइनिंग एंड स्टाफिंग एम्प्लॉयज़ फॉर एम्प्लॉयज़ नीड्स, ये भी है। एंटिसिपेटिंग एंड कॉपिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये भी है। और टेकिंग केयर ऑफ क्वालिटी वाइल प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी ध्यान रखना ह्यूमन रिसोर्स का कोई मैनेजमेंट का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा D। आगे देखो, सपोज देर आर टू पार्टनर A एंड B, A brings 2 lakh while B brings 1 lakh capital for the firm. A is actively involved in the business while B is not at all contributing to it. The profit and loss account reveals a profit of 30,000 for a year. How will the profit be distributed among A and B respectively in the absence of partner। अब देखो एब्सेंस कह दिया इसने, जब भी एब्सेंस कहेगा तो प्रॉफिट कैसे बांटा होगा, इक्वली। इसका आंसर हमारा C है, ठीक है। द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड, आ गया ना, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, किसने दिया था भाई, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव गिवन बाय पीटर ड्रकर, ठीक है। आगे, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर इन 1986। इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या था, क्या कौन कौन से कंज्यूमर आते हैं इसमें, ठीक है। आगे है, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज कंज्यूमर। तो इसमें से कौन सा कंज्यूमर नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई भी गुड्स अपने लिए खरीदता है तो वो कंज्यूमर के कैटेगरी के लिए आएगा, लेकिन अगर वो रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदेगा तो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं काउंट होगा। एनीवन हु हायर्स और अवेल एनी सर्विस, तो ये कंज्यूमर है। एनीवन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, तो ये कंज्यूमर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर B है। आगे देख लेते हैं, एनीवन हु यूजेस इज़ बेनिफिटेड फ्रॉम द सर्विस विदाउट मेकिंग पेमेंट। अब देखो बिना पेमेंट के वो बेनिफिटेड है, मतलब सर्विस यूज़ कर रहा है, तो लेकिन यूज़ कर रहा है सही, बेनिफिट नहीं किया है, तो अपने लिए कर रहा है, पेमेंट बाद में करेगा, ठीक है। तो ये कस्टमर है। एनीवन हु बायज एनी गुड्स और सर्विसेज, तो बाय कर रहा है गुड्स सर्विसेज, ये भी कस्टमर, तो इसका आंसर हमारा होगा B, राइट। तो ये थे हमारे आज के 10-15 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 8th पार्ट, जिसमें हम अराउंड 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।